नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश शिवारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के छात्रों के लिए फोर्थ सेमेस्टर के में चौथे सत्र के लिए जो जेनेरिक इलेक्टिव पेपर रखा गया है, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 12 कविताएं आते हैं। उन्हीं में से आज एक और प्रमुख कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय के प्रति। हिमालय के प्रति, और इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ। कब? 23 सितंबर, 23 सितंबर 1908। इनका जन्म स्थान है सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। इनके पिताजी का नाम बाबूराव सिंह, इनके फादर का नाम है बाबूराव सिंह, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 1974 में हुई। तब उनकी आयु लगभग 65 साल की थी। 65 वर्ष के जब थे तब स्वर्गवास हो गया इनका, यहाँ इनका देहावसान हो गया। इनकी काव्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रश्मिरथी, उर्वशी, उर्वशी, हुंकार, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, हाहाकार आदि इनके काव्य रचनाएं हैं। तो चलिए अब हम हिमालय के प्रति कविता देखते हैं। हिमालय की प्रति यहाँ कविता उस संदर्भ और प्रसंग में लिखा गया है, कहा गया है। हिमालय शीर्षक कविता रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह हुंकार, हुंकार से ली गई है, जो 1938 में 1938 में रचित थी। हुंकार, उससे यहाँ हिमालय नामक शीर्षक से यह कविता ली गई है, हिमालय के प्रति। इस कविता में दिनकर ने हिमालय को संबोधित करके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कुछ बातों को व्यक्त किया। हिमालय को ही संबोधित कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जो था उससे जुड़ी, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को इसमें व्यक्त किया है। कविता की अपील यह है कि भारत आज दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। भारत आज दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में देश की गौरवशाली परंपरा को याद करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में हमें देश की गौरवशाली जो परंपरा है उसे याद करने की आवश्यकता है। भारत का वैभव, उसका यहाँ इसके अंदर गुणगान किया हुआ हमें दिखाई देता है। हमारे देशवासियों ने पहले भी विपरीत परिस्थितियों में कड़ा संघर्ष किया है। हमारे देशवासी इससे पहले भी कई बार क्या है, विपरीत कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया है। इस कविता में हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक मानकर आह्वान किया गया है। हिमालय का आह्वान करते हैं, हिमालय को बुलाते हैं। यह आह्वान प्रत्यक्ष रूप से तो हिमालय से है। यह जो आह्वान है, यह जो पुकारना है, यह जो बुलाना है, प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई देता है कविता में कि ये हिमालय को बुला रहे हैं, मगर आंतरिक अर्थ में ये देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। आंतरिक, अंदर छुपा हुआ, परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से इस कविता के अंदर कवि हम युवाओं को, भारत देश के नागरिकों को, भारत देशवासियों को क्या है, इसमें संदेश दे रहे हैं, उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद दिलाकर स्वतंत्रता के लिए तैयार होने के लिए वह यहाँ संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए कविता देखते हैं, मगर कविता स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले उसके अंदर आने वाले कुछ एक कठिन शब्द भी देख लेते हैं। हिमपति, हिमपति हिमालय, हिमपति हिमालय पर्वत। वन इज ए जंगल, आप सब जानते हैं। अवध, राम की अयोध्या को अवध, वो भी पता है आपको। वृंदा, कृष्ण का वृंदावन, ये वृंदा। घनश्याम, कृष्ण को घनश्याम कहते हैं, उनका और एक नाम है मुरलीधर है, बांसुरी वाला है। कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो घनश्याम वो और एक नाम है उनका। बलधाम, बलशाली, बलधाम इज ए बलशाली। निधियाँ अर्थात खजाना
कहते हैं ना ज़मीन के अंदर क्या है, खजाना छुपा है, तो इसे एक ही शब्द में कहते हैं निधि। निधि या निधियाँ मतलब खजाना। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं। पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ। पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। यहाँ पर पूछे सिकता कण से हिमपति, यहाँ पर सिकता मतलब रेत का कण, रेत का जो कण होता है उसे सिकता कहते हैं। ये खासकर राजस्थान की ज़मीन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इसीलिए राजस्थान का प्रत्येक रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के जो रेगिस्तान है वहाँ का प्रत्येक कण हिमपति से पूछ रहा है। हिमपति कौन है? हिमालय पर्वत। पूछे सिकता कण से, सिकता इसे रेत, सिकता कण से, हर एक कण क्या कर रहा है, किससे पूछ रहा है? हिमपति से। सिकता कण से हिमपति, हिमपति तेरा वह राजस्थान का, वह तेरा राजस्थान कहाँ है? हिमालय, ये हिमालय पर्वत तेरा वह राजस्थान कहाँ है जहाँ पर वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। वहाँ पर राजस्थान के अंदर कौन था? वहाँ पर हर एक तरफ वन वन, जंगल जंगल घूमने वाला, स्वतंत्रता दीप लेकर फिरने वाला वहाँ का महाबली महाप्रतापी महाराणा प्रताप, वह राजा कहाँ पर है? कहाँ पर गया तुम्हारा वहाँ राजा? ये आज के ज़माने में बात करें 1938 की रचना है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों को याद करके, हमारे गत वैभव को याद करके हिमालय से प्रश्न कर रहे हैं हमारे कवि कि क्या है, देखो राजस्थान का प्रत्येक कण तुमसे प्रश्न पूछ रहा है हिमालय, क्योंकि उस राजस्थान के अंदर ही एक ऐसा महाप्रतापी जन्म लिया था जो वन वन स्वतंत्रता के दीप लिए फिरने वाला वह बलवान अब कहाँ है? अब कहाँ है वैसे वीर, महाराणा प्रताप जैसे वीर जो मेवाड़ के राजा थे। अकबर की रात की नींद उड़ गई थी, उनका आखिरी दम तक एक ही सपना था कि मेवाड़ को वो मुगल शासन के अंदर लाए, मगर नहीं ला पाए। क्यों? महाराणा प्रताप, उनका नाम लेते ही अकबर भी थरथर कांपने लगते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान का प्रत्येक कण हिमपति से पूछ रहा है, उस महान बलशाली बलवान हमारे महाराणा प्रताप के समान वैसे आज वीर योद्धा कहाँ पर है? इस तरह हिमपति को यहाँ पर वहाँ का कण कण पूछ रहा है, महाराणा प्रताप कहाँ पर है? वहाँ वैसे वीर, वैसे बलवान, वैसे देश पर मर मिटने वाले महाबलशाली लोग अब कहाँ हैं? इस तरह वहाँ कवि इस 4 पंक्तियों में पूछते हैं। आगे देखिए, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम का। आगे, तू पूछ अवध से राम कहाँ, अवध के राम, अवध के अंदर जो राम रहा करते थे, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो बहुत ही श्रेष्ठ इतिहास है, जो अवध के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने रावण का संहार कर दिया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे राम आज कहाँ पर है? हिमपति, वैसे अच्छे लोग, वीर लोग, शूर लोग आज कहाँ पर है? इस एक पंक्ति में पूछते हैं। और आगे, वृंदा बोलो घनश्याम का। आगे, वृंदावन में रहने वाले घनश्याम, श्री कृष्ण बांसुरी वाला, मुरलीधर, गिरिधर, श्याम वहाँ कहाँ पर है? जिसने कंस का नाश किया था, कंस को खत्म किया था, ऐसे कंस का संहार करने वाले घनश्याम कहाँ है? अवध में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ है? ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक। मगध के महान राजा, हम सब ने इतिहास में पढ़ा है, अशोक सम्राट जो अति विख्यात प्रख्यात है, वैसे अशोक जैसे सम्राट कहाँ पर है? ऐसे राजा लोग आज कहाँ पर है? या वह चंद्रगुप्त बलधाम का, उस जमाने के अंदर जो श्रेष्ठ चंद्रगुप्त हुआ करते थे, बलधाम, वैसे बलधाम बलवीर बहुत ही बलवान लोग आज कहाँ पर है? ऐसे तुम्हारे देश के अंदर रहने वाले राम, घनश्याम, अशोक और चंद्रगुप्त जैसे राजाएं यहाँ होकर गए हैं, मगर आज ऐसे लोग क्यों नहीं है? हिमालय से इस तरह कवि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे देखिए, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तू पूछ
कहाँ इससे कोई, तू पूछ कहाँ इसने खोई, सॉरी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी, अपनी अनंत निधियाँ सारी। यहाँ पर कहते हैं पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिकारिणी सुकुमारी। हमारे इतिहास के अंदर मिथिला नगरी, मिथिला जो शहर उस ज़माने में मिथिला शहर या नगरी थी, वह अत्यंत वैभवशाली थी, अत्यंत वैभवशाली। पुराने ज़माने में, मतलब इतिहास में हम पढ़ते हैं, दूसरे कई अलग अलग मुल्कों के, देशों के लोग मिथिला विजिट करने आते थे कि यहाँ इतना वैभवशाली कैसे है, किस तरह के यहाँ इमारत है, किस तरह यहाँ के लोग हैं, इतने संपन्न कैसे हैं, तो यहाँ आया करते थे। आज पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिकारिणी सुकुमारी। आज मिथिला नगरी कैसे है? भिकारिणी सुकुमारी, भिकारिणी, एकदम एक भिकारिन के समान। उस तरह क्या है मिथिला शहर का आज एक अवस्था देखने मिलती है। खंडर के जैसी यहाँ मिथिला नगरी बन गई है। यह बताने के लिए यहाँ क्या है, कवि क्या है, हिमालय को कहते हैं। हिमालय मतलब इनडायरेक्टली हम सब देशवासियों को कहते हैं। इस तरह की अवस्था अपने देश की हो गई है, मिथिला नगरी की हो गई है। तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। आगे हिमालय से कहते हैं तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी, प्रश्नार्थक चिन्ह। अनंत निधियाँ मतलब इतना खजाना था मिथिला इस नगरी के अंदर, इस शहर में कि पूछो मत। तो वह सारा खजाना कहाँ गया, कहाँ खो गया, खो गया, लुप्त हो गया, खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी ऐसा, तो कहाँ खो गई अपनी अनंत निधियाँ सारी। इस तरह यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे इस स्लाइड के अंदर के पंक्तियाँ देखने से पहले यहाँ आने वाले कुछ एक प्रमुख शब्द देखते हैं। कपिलवस्तु, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान। खासकर ये गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है कपिलवस्तु, बट बेसिकली ये लुम्बिनी है जो 10 किलोमीटर दूर आता है। कपिलवस्तु से केवल 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस में है लुम्बिनी। मंगल, पवित्र, अच्छे। मंगल इज ए पवित्र, अच्छे। स्त्रियों को जब विवाह होता है तो मंगल सूत्र बांधते हैं। मंगल सूत्र, मंगल इज ए पवित्र या अच्छा, सूत्र इज ए धागा। ओके, मंगल पवित्र या अच्छा। भग्नावशेष, 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 टूटे फूटे अवशेष, भग्नावशेष, टूटे फूटे अवशेष। लिच्छवी, लिच्छवी इज ए शान, इज ए शान, रेपुटेशन की बात है, लिच्छवी। गंडकी, गंडकी, गंडकी का अर्थ है ये मिथिला में बहने वाली एक नदी का नाम है, गंडवी कहकर आता है। आप गूगल में सर्च करके देखिए गंडकी, गंडकी, गंडकी नदी कहकर, तो आपको यह नदी का क्या है पूरा कहाँ से कहाँ तक बहती है दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ के क्या अंदर आने वाले प्रमुख पंक्तियाँ देखते हैं। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। री कपिल वस्तु, उस जगह से पूछ रहे हैं। किस जगह से? जहां पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। वहां होने के बाद भी देखिए वे मंगल उपदेश कहाँ, जहां बुद्ध देव गौतम बुद्ध जी जहां उन्होंने अपने उपदेश दिए, वो उपदेश तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश आज कहां पर है। जो उपदेश हमारे देश के वैभव के अंदर हम देखते हैं, गौतम बुद्ध जी ने चीन, ईरान, जापान, तिब्बत तक अलग अलग देशों में जाकर फैलाए, आज हमें अपने ही देश में वहाँ उपदेश देखने नहीं मिल रहे हैं। यह कहते हैं वो उपदेश कहाँ गए। इस तरह हिमालय से भी प्रश्न कर रहे हैं। आगे देखिए, वैशाली के भग्नावशेष से, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ। भारत की वैभवशाली नगरी लिच्छवी गणराज्य। देखिए लिच्छवी कहकर एक गणराज्य हुआ करता था, वहाँ पर वैशाली एक शहर आता है। लिच्छवी एक गणराज्य था, वहाँ पर वैशाली एक नगर आता है। वैशाली के भग्नावशेष, भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ गए। वो लिच्छवी जो गणराज्य हुआ करता था पहले ज़माने में, उसकी शान कहाँ चली गई। आज वैशाली भी भग्नावशेष होकर टूट फूट कर इधर उधर वहाँ शहर बिखरा हुआ है। ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहा। ओरी उदास गंडकी,
और ये उदास गंडकी मतलब एक गंडकी जो नदी है उसे कहते हैं ओ गंडकी उदास नदी, बता विद्यापति कवि के गान का। हिंदी साहित्य के अंदर हम देखते हैं विद्यापति एक प्रमुख कवि होकर गए। उनके कीर्तिरता, कीर्ति पताका, विद्यापति, सत्सई कहकर अनेक रचनाएं हैं। तो यहाँ पर कवि पूछते हैं ए गंडकी नदी तू बता विद्यापति जी के गान कहाँ है, उनकी रचित रचनाएं कहाँ है। उतने महान रचना करने वाले कवि हमारे ही इसी भारत देश के रहे हैं। इस तरह वहाँ कवि यहाँ पर अपनी अपनी वैभवता यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने देश की वैभवता, अपने देश के कवि की वैभवता यहाँ बताते हैं। आगे, तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का ना काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। आगे कवि कहते हैं तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू मौन त्याग दे हे हिमालय, हे हिमपति, ये जो हिमालय पर्वत तुम जो हो ये तुम मौन त्याग दो, क्यों चुप बैठे हो। इनडायरेक्टली हिमालय से नहीं कह रहे, ये किसे कह रहे, हम देशवासियों से। हम देशवासियों से कहते हैं तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू मौन को छोड़ दे, चुप बैठना छोड़ दे, सिंह के तरह गर्जना कर, गर्जना करके रे तपी आज तप का न काल। रे तपी मीन्स तपस्या करते हुए जो चुपचाप एक ही जगह पर बैठा है, जो कुछ कर नहीं रहा है। कौन नहीं कर रहा, यहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं करता, वो एक ही जगह पर बैठता है। मगर यहाँ पर हमें हिमालय नहीं लेना है। कभी हम देशवासियों से कहते हैं एक जगह पर अपने हाथ बांधकर जो बैठे हो मत बैठो, तुम एक तपी के जैसे, तपस्वी के जैसा मत बैठो, तुम तपी नहीं हो, उठो, अब तप का समय नहीं है, तप का न काल, समय नहीं है तप का, तप करने का, तपस्या करने का यहाँ काल नहीं है। उठो, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने आज़ादी के लिए उठो। इस तरह कवि यहाँ कह रहे हैं। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही है, यहाँ एक नया सवेरा लेकर नया युग प्रारंभ हुआ है। यहाँ शंख ध्वनि जगा रही है, ऐसा मानो कि ये एक नया युग प्रारंभ हो गया है। तू जाग जाग, तू जाग, कौन जागना है यहाँ, यहाँ हम विद्यार्थी, हम भारतवासी को जागने के लिए कहते हैं ओ मेरे विशाल, मेरे विशाल, ओ महान, ओ बड़े, तुम बड़े हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम तुच्छ नहीं हो, अपने आप को कम मत समझो, कम मत आंखो, उठो, जागो, तू जाग। इस तरह कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिनकर जी की जो यहाँ हिमालय के प्रति कविता है, इसके अंदर अब तक हमने जो देखा, यह केवल इस कविता का प्रथम भाग है। दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा, ज़रूर वीडियो देखिए। धन्यवाद।